विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है जैसे कोई ये बस है, ये बस की सीटें हैं जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 8 9 10 सीटें हैं। तो 10 सीटें के अंदर सभी सवारी फुल है, सभी सवारी फुल है, यानी 10 सीटों पर 10 लोग बैठे हुए हैं। बस रुकती है, एक आदमी चढ़ता है अंदर। अब वो इसके अंदर आएगा तो क्या रहेगा, यदि बस भरी हुई है आप उसमें चढ़ जाते हो, कोई सीट नहीं है तो आप क्या करोगे, खड़े रहना है। लेकिन यदि आपके अंदर ताकत है, आपने किसी को हाथ पकड़ के वो खड़ा हो जाइए, आपने उसको खड़ा कर दिया, जैसे आपने आते ही 6 नंबर को, ये आप ए मान लो, 6 नंबर को उठा के आप बैठ गए और 6 नंबर को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया, उसको उसके स्थान से हटा दिया, तो वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन। तो अपन ऐसे कहेंगे जैसे कोई ए पदार्थ है, ए और बी पदार्थ के अंदर मिले हुए हैं, कोई सी आता है, ये बस मान लो 2 सीट वाला देख लो बाइक के, सी आता है और बी को कहता चल रवाना हो, तो बी उतर जाता है और कौन बैठ जाते हैं, ए और सी, तो नया पदार्थ क्या बन गया, एसी। तो इसमें इसने सी ने इसको विस्थापित कर दिया। तो अब ऐसा क्यों होता है, सी के अंदर ज्यादा ताकत है तभी उतरा, वरना उतरता नहीं। यदि बी ताकत वाला होता तो चल उतरता ही नहीं। तो इसमें भी तत्वों के अंदर क्या होगा, कोई भी ऐसा तत्व जो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, वो किसको हटाएगा, कम क्रियाशील को। किसको हटाएगा, कम क्रियाशील होगा उसको हटा देगा। इसका उल्टा नहीं होगा, कम क्रियाशील जाके अधिक वाले को हटा सकता है, नहीं। जैसे ये जो बी है, बी ताकतवर होगा, ये सी दुबला पतला होता तो क्या उसको हटा सकता था, नहीं हटा सकता। तो सेम टू सेम जो अधिक ताकतवर है, ताकत वाला है, वो कम ताकतवर को हटा देगा। तो जैसे ये कॉपर है, तो वैसे आपके जो उदाहरण दे रखे हैं वो सारे के सारे कॉपर है, कॉपर के यौगिक है। कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व है या धातु के। कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। कॉपर को कौन कौन हटा सकता है, आयरन हटा देगा, ठीक है। आपके उदाहरण और है, जिंक आएगा, इसको हटा देगा। एक और उदाहरण देख लो, लेड। आपकी किताब में 3 उदाहरण है, एक तो लोहा, आयरन, जिंक और लेड, ये तीनों इसको हटा देंगे, तीनों इसको हटा देंगे, ये ध्यान रखना। तो कॉपर के साथ में यदि कोई भी जुड़ा पदार्थ है, कॉपर का कोई भी यौगिक है, उसके साथ में यदि जिंक आएगा तो जिंक उसको विस्थापित कर देगा, आयरन भी उसको विस्थापित कर देगा और लेड है वो भी विस्थापित कर देगा। एक उदाहरण देखते हैं अपन पहला, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, ये कॉपर और ये SO4 सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली, क्या डाली, लोहे की कील डाली, तो होना तो वही है। कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, और ये तीनों क्या है, अधिक क्रियाशील है। ये क्या है, कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, यानी अधिक ताकत वाले हैं। तो ये क्या करेगा,
कॉपर को कहेंगे चलो अब रवाना, तो क्या बन जाएगा FeSO4 और कॉपर है वो बाहर आ गई। तो कॉपर का सल्फेट का जो विलयन है वो क्या होता है, नीला रंग होता है। कैसा होता है, नीला। तो इस कॉपर बाहर आ गया तो विलयन का रंग है वो बदल जाता है, रंगहीन या फिर जो मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है या रंगहीन। दूसरी अभिक्रिया ठीक इसी प्रकार से। तो ऐसा पूछ लिया था निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। अब ये तो हो रही है, इसका उल्टा देख लेते हैं अपन। FeSO4 का विलयन है, उसके अंदर कॉपर डाला, तो क्या ये अभिक्रिया होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, ये कमजोर है, तो ये इसको, तो ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है ये अभिक्रिया। ऐसा प्रश्न आता था निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कॉपर किसी को नहीं हटाएगा, कॉपर सबसे हट जाएगा। कॉपर कम क्रियाशील होती है, खुद हट जाता है, लेकिन इसमें दूसरों को हटाने की ताकत नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो आप, जिंक डाल दो कॉपर सल्फेट के विलयन में, CuSO4 प्लस जिंक, तो सेम टू सेम अभिक्रिया होगी। जिंक आया, कॉपर साथ रवाना हो जाओ, तो ZnSO4 प्लस कॉपर साथ बाहर आ गए, तो नाम वही है, कॉपर सल्फेट है, इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का विलयन है वो सफेद रंग का हो जाता है, तो यहाँ का हरा और यहाँ पे रंग बदल जाता है। तो उससे अपन को पता चलेगा कि अभिक्रिया है वो हो गई। अपन दिखेगा तो नहीं कॉपर कैसा है, पानी के अंदर गोले एक जैसे होता है। जैसे ही जिंक डाला तो इसका जो नीला रंग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा है CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड है। हमने आयरन का देख लिया, जिंक का देख लिया, अब लेड का देख लो। ये Pb आ गया तो सीधा है जो कॉपर है वहां से ये हट जाएगा, PbCl2 और कॉपर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये भी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका नाम है लेड क्लोराइड। तो ये कुछ उदाहरण है, तो आपको देखने में पता चल जाएगा ये आता है, इसको हटाता है, इसकी जगह बैठ जाता है, यानी दूसरे की जगह हत्या लेना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब एक शब्द और आता है इसी के अंदर, चौथा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मतलब द्वि मतलब दो आयनों का विस्थापन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा आप सुन लो एक बार। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी यौगिक के तत्व को या फिर किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को कोई दूसरा अधिक क्रियाशील तत्व आके उसको वहां से विस्थापित कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्वितीय विस्थापन में क्या हो जाएगा, दो तत्वों का विस्थापन होगा, यानी इसने इसकी जगह ले ली, इसने एक्सचेंज हो गया। क्या हो जाता है, एक्सचेंज। जैसे आप बस के अंदर जा रहे हो, यहाँ पे दो जनों की सीट है, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। वो कह रहा मेरे को खिड़की के पास बैठना है, क्या कह रहा है, तो ये इधर बैठ गया, ये इधर बैठ गया, तो बी इधर खिड़की पे आ गया ये। तो इसमें क्या है, एक दूसरे की जगह है वो बदल दी, तो दोनों में विस्थापन हुआ। इसने इसको विस्थापित किया, इसने इसको विस्थापित किया है, तो ये एक्सचेंज वाला है, यानी आदान प्रदान होता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। तो ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें, इसकी परिभाषा है, ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है, इनको अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाती है, तो इसमें ध्यान रखना। एक दूसरे का Na2SO4, तो इसमें धातु कौन है, सोडियम, इसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे बेरियम
BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो द्विविस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो सीधी बात है Na2 और Cl2 ये आपस में इधर मिल जाएंगे तो 2 NaCl बन जाएगा। और ये Ba यहाँ पे एकल संयोजकता वाला सल्फेट के साथ में जुड़ेगा तो Ba बेरियम सल्फेट। Ba2 नहीं होगा क्योंकि बेरियम की संयोजकता पहले से क्या होती है, +2 होती है और सल्फेट की होती है -2, तो ये उदासीन हो जाएगा। यहाँ सोडियम की 1 होती है इसलिए अपन को Na2 लिखना पड़ रहा है। और सूत्र निर्माण था 9th क्लास में पढ़ा था, जैसे बेरियम की +2 है, सल्फेट की -2 है, तो अपना इसको इधर लेके आएगा, फिर इसको इधर लेके आएगा, सूत्र था ना वो वाला सूत्र। तो ये था द्विविस्थापन। 5वां प्रकार हमने पढ़ना है अपचयन उपचयन। अपचयन है, उपचयन है, या फिर उसको कहेंगे अपन ऑक्सीकरण। तो थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है, दोनों को अपन साथ ही सारणी बना के पढ़ेंगे। 5वां है ऑक्सीकरण, इसका दूसरा नाम है उपचयन, क्या नाम है, और एक है एवं अपचयन। तो ये दोनों की सारणी बना लेते हैं अपन। ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही है, अपचयन का अलग है। तो ऑक्सीकरण इस नाम से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यदि कोई पदार्थ जैसे कार्बन है, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई और CO2 का निर्माण हो गया, तो ये कैसी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। दूसरा इसमें हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे कार्बन है, उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगी, क्या बन गया, मेथेन, CH4। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दो, ये क्या है, मेथेन। इसको कहते हैं प्राकृतिक गैस, ये प्रश्न आता है। प्राकृतिक गैस का सूत्र क्या है, CH4, या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का प्रथम सदस्य होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, प्रश्न आता है कि निम्न में से ऑक्सीकरण का उदाहरण है। पहला, सबसे पहले अपने जंग लगना, जंग लगना, या अपन क्या कहते हैं, संसारण। दूसरा है, ये भी किसका उदाहरण है, जंग लगना, इसका उदाहरण है ऑक्सीकरण का या उपचयन का। एक और है विकृत गंधिता। ये कैसे आते हैं, जो ऑयली फूड होते हैं, ऑयल या फैट, जिसमें तेल या वसा से बने पदार्थ होते हैं, उसके अंदर काफी समय पड़ा रहने के कारण क्या आ जाती है, दुर्गंध आनी चालू हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, गंध यानी गंधिता। विकृत यानी बुरी, बुरी सुगंध आती है, उसको क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो ये भी किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण। ये अलग से बनेंगे अपन। तीसरा उदाहरण है कोशिकीय श्वसन, यानी अपने कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है, उसके कारण अपन को क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। शरीर के अंदर ऊर्जा किसके रूप में मिलती है, ATP के रूप में। किसके रूप में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अपने शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज से ATP का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसका नाम है GLUCOS, ग्लूकोज।
तो इसका ऑक्सीकरण होता है, कितने ऑक्सीजन लेते हैं 6, तो 6 कार्बन को हटाने के लिए 6 CO2, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या बन जाएगी, अपन सांस से कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 CO2 का निर्माण हो गया, 6 जल के अणु बन गए, साथ में क्या बन गई, ऊर्जा। तो ये शरीर को अपन को ऊर्जा मिलती है किसके रूप में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह से हम बाजार में जाते हैं किसी वस्तु को लेने के लिए तो क्या चाहिए, रुपये, 10 रुपए का नोट, 100 का नोट, तो इसी तरह से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा है वो किसके रूप में आती है, ATP के रूप में। तो इसको अपन कोशिकीय मुद्रा भी कहते हैं, कोशिका की क्या है मुद्रा, करेंसी, नोट। तो ये है उदाहरण इसके। इसका और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, पौधों में होता है नहीं, ये थोड़ा सा तो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O, 6, वैसे तो 12 होते हैं, आप 6 लिख दो, 6 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H6, ग्लूकोज का, वो साथ में कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन। वैसे यहाँ पे 12 अणु होते हैं और वापस 6 अणु, तो वो अलग से आपको डिटेल में, वैसे आप यही जाना, 6 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का एक अणु का निर्माण करते हैं, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया होती है। तो ये था ऑक्सीकरण और अपचयन। अब आता है रिडॉक्स विक्रिया। रिडॉक्स विक्रिया मतलब ऐसी विक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी साथ में हो रहा है। इसकी परिभाषा लिख सकते हो, एक अभिकारक का अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर बाहर आ जाएगा और जल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ के इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर इससे इसकी तुलना करते हैं अपन, तो क्या कम हुआ है, ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी, ऑक्सीजन की कमी। और हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, अपचयन। तो इसका तो क्या हुआ है, अपचयन। यहां पे ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का, यहाँ हाइड्रोजन अकेली थी और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, तो अभिक्रिया तो एक ही है, तो एक अभिक्रिया में एक जने का तो हो रहा है अपचयन, दूसरे का हो रहा है ऑक्सीकरण, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया।
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो ऑक्सीजन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, ऐसे को अपन क्या कहेंगे? प्लस कार्बन। तो जिंक धातु बाहर आ गई और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो इसके जिंक ऑक्साइड में से जिंक का ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी। ऑक्सीजन की कमी मतलब इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीजन है वो जुड़ रही है, तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। अब कुछ छोटे मोटे हमने पढ़ाया था, ऑक्सीकरण हो गया। एक क्वेश्चन आता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी, इसको शोषण हो रहा है यानी इंडोथर्मिक अभिक्रिया। इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माशोषी मतलब इसमें अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी इसमें, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। एक्सो मतलब कोई अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने का मतलब हो गया उत्सर्जन। ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। जब जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर A+B बन रही है और क्या बन रहा है? C, और ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा निकलेगी तो विलयन का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में क्या हो जाएगी? अभिक्रिया के वृद्धि हो जाती है। इसके उदाहरण पूछ लेते हैं कि इसके एग्जांपल। तो सभी वियोजन अभिक्रिया आती है, सभी वियोजन अभिक्रिया, हमने जितनी भी वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, जैसे एक ऊष्मा का के द्वारा, सूर्य का प्रकाश के द्वारा, या जल का विद्युत अपघटन, इसको थोड़ा पढ़ लो, जल का विद्युत अपघटन, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, उसमें टाइम रह गया था। और इसमें उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल, ऊष्मा का उत्सर्जन किस किस में हो रहा था? आपने 9वीं में पढ़ी होगी एक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पाठ था अम्ल सार वाला पाठ। अम्ल और सार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते, और साथ में क्या जाती थी? ऊष्मा। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण इसी में, आप किसी भी चीज को अपन जलाते हैं, दहन करते हैं, तो मीथेन का दहन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसको मैंने अभी बताया था, प्राकृतिक गैस कहते हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसमें क्या बन जाएगा?
CO2 प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। दो CO2 ले लो। प्राकृतिक गैस, इस पे 1% बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक को अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल। गैस का मतलब गैस। एक शब्द सुना है CNG। CNG गैस आती है गाड़ियों में जो भरी जाती है। सी का हो जाएगा, सी को क्या कहेंगे, यहां पे लिख देता हूं, कंप्रेस। सी का मतलब होता है कंप्रेस, एन का नेचुरल, जी का गैस। तो सीएनजी में कौन सी गैस होती है, मेथेन, प्राकृतिक गैस होती है। और फुल फॉर्म याद रखना ना, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण और देख लो, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो ये कुछ उदाहरण थे। अपन बात कर रहे थे जल का विद्युत अपघटन। तो जल का विद्युत अपघटन जब किया जाता है, H2O को इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर बनती है। किस पर बनती है, एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। इसको संतुलित कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ बाहर 2 से गुना किया, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ये लो संतुलित अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया है जल का विद्युत अपघटन। तो ये प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। और अपन इससे बाहर से धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 2 पार्टों में हो गया। इसके नोट्स है वो नीचे मिल जाएंगे आपको, अपलोड कर दूंगा मैं गूगल ड्राइव से। एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में हमने ऑक्सीकरण के उदाहरण पढ़ा था, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये तीसरे पार्ट में है, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। संक्षारण मतलब क्या है, जंग लगना। धातु की सतह होती है, कैसी होती है, चमकीली होती है, लेकिन वाष्प नमी किसमें होती है, H2O, या कोई अम्ल का प्रभाव है या वायु का प्रभाव है। इनके कारण धातु की जो ऊपरी सतह होती है, जैसे ऊपरी सतह के ऊपर चमक खत्म हो जाती है। चमक खत्म होने के कारण इस तरह का ऐसा जंग सा लगता है, उसको अपन कहते हैं संक्षारण। इसको रोकने के उपाय कई बार पूछते हैं। जैसे लोहे का जंग लगता है, आप क्या करते हो, उसके ऊपर रंग लगाते हैं या फिर ऑयल लगा दिया जाता है। तो ये उदाहरण है, डिटेल में आएंगे बाद में। विकृत गंधिता ये है वसा युक्त या तेलीय पदार्थ है जो खाने में काम आता है, जैसे चिप्स है। तो ये क्या, काफी नमकीन है, ये जो तेल की बनी चीजें हैं, ये काफी समय तक पड़े रहने पर ये क्या हो जाती है, इसमें दुर्गंध आ जाती है। तो इसमें दुर्गंध आने का कारण क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण। तो इसको रोकने का उपाय है, विकृत गंधिता से बचने का उपाय, तो अपन को क्या करना है, इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकना है। तो इसको रोकने के लिए जैसे चिप्स वगैरह है, उसके अंदर पैकिंग करते वक्त नाइट्रोजन गैस भर लेते हैं अंदर। कौन सी गैस,
नाइट्रोजन एक प्रकार की निष्क्रिय गैस होती है, तो वो ऑक्सीकरण उसका नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं, वो भी डाले, जैसे काफी जो पैकिंग फूड मटेरियल है उसके अंदर ये डाले जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये भोजन के जो पदार्थ है उनको ऑक्सीकरण नहीं होने देंगे, लेकिन खुद का कर लेंगे। तो भोजन की जगह ये खुद अपना बलिदान दे देते हैं, लेकिन भोजन वैसे का वैसे रहता है। इसको अपन कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये प्रश्न आता है विकृत गंधि का रोकने के उपाय। पहला, नाइट्रोजन के गैस में पैकिंग करो, और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट